तो चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन अपनी नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है, अपना जो नया चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री फर्स्ट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, ठीक है भाई। ओके, ये लो भाई। अगर आप इसको हिंदी में कहना चाहो तो हिंदी में कहते हैं इसको विद्युत रसायन प्रथम। विद्युत रसायन फर्स्ट, ठीक है भाई। जैसे अपन ने थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट और थर्मोडायनेमिक्स सेकंड पढ़ी थी, वैसे ही इलेक्ट्रो फर्स्ट एंड इलेक्ट्रो सेकंड, ये दो यूनिट है अपनी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो देखो होता क्या है इनके अंदर, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, अपन क्यों पढ़ते हैं इसको, तो ये देखो सॉरी एक मिनट। इलेक्ट्रो विद्युत रसायन, मतलब विद्युत के प्रभाव से कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसके ऊपर विद्युत का क्या प्रभाव होता है, ठीक है, या फिर विद्युत के प्रभाव से रासायनिक अभिक्रिया पे क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब का अध्ययन कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किया जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में व रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, रसायन विद्युत रसायन कहलाती है, ठीक है। लिख रहा हूँ, भौतिक रसायन विज्ञान, या फिर आप लिख लो रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में एवं रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, विद्युत रसायन कहलाती है, ठीक है भाई, विद्युत रसायन कहलाती है। क्या कह सकते हो आप इंग्लिश में, क्या कह सकते हो, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we deals with, in which we study the transformation of electrical energy to chemical energy and vice versa, मतलब इसका उल्टा भी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, called electrochemistry,
कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है भाई, वेरी गुड। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। इस अब देखो आगे, जो चालकता होती है, ठीक है, विद्युत चालकता होती है, वो किसके कारण होती है? उसमें कुछ ना कुछ ऐसे आयन्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर दोनों होते हैं जिसकी वजह से करंट का फ्लो होता है। ठीक है, जिसकी वजह से करंट का फ्लो होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हो आप? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है भाई, ओके, लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? चालक, विद्युत चालकता क्या कहलाती है? किसी पदार्थ में से धारा का प्रवाहित होना क्या कहलाता है? विद्युत चालकता कहलाता है। ठीक है, आप लिख सकते हो किसी पदार्थ में से धारा का प्रवाहित होना क्या कहलाता है? विद्युत चालकता कहलाती है। ठीक है ना, किसी पदार्थ में से धारा का प्रवाहित होना क्या कहलाता है? विद्युत चालकता। कैसे कह सकते हो आप इसको? द फ्लो ऑफ करंट into any matter, the flow of current through any material called electrical conductance। ठीक है भाई, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है इसका। कोई पदार्थ है, उसमें से धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो वो क्या होगा? विद्युत का चालक होगा। अगर वो धारा का प्रवाह नहीं कर पा रहा, वो विद्युत क्या होगा? कुचालक होगा। आपको पता है इस चीज़ का अच्छे से, है ना? अगर किसी पदार्थ में से धारा का प्रवाह हो रहा है तो वो विद्युत का चालक होगा, और अगर किसी पदार्थ में से धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो क्या होगा? विद्युत का कुचालक होता है। तो इस आधार पे जो चालकता होती है, विद्युत चालकता होती है, वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है ना? इस आधार पे जो विद्युत चालकता होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है, वो 3 टाइप की होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वो कितनी टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। सबसे पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। फर्स्ट है मेटेलिक कंडक्टेंस। फर्स्ट है मेटेलिक कंडक्टेंस। सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। और थर्ड है मिक्स्ड कंडक्टेंस। देखो, ये आपने देखा होगा, धात्विक चालकता, विद्युत अपघटनी चालकता और मिश्रित चालकता। चालकता कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला धात्विक चालकता, दूसरा विद्युत अपघटनी चालकता और तीसरा मिश्रित चालकता। ठीक है, ये जो धात्विक चालकता है, इसका दूसरा नाम और है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। इसका भी एक नाम और है, वो है आयनिक कंडक्टेंस। ठीक है, उसको दूसरा नाम नहीं है। तो देखो, ये जो कंडक्टेंस है, इसमें चार्ज कैरियर कौन होता है? चार्ज कैरियर समझते? चार्ज कैरियर जो चार्ज को लेके जाता है, जो आवेश को लेके जाता है। ठीक है, आपको पता है जो धातुएं होती है उनमें क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। धातुओं का मेन प्रॉपर्टी क्या होती है? डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही तो होता है, धातुएं इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, और इसी वजह से इस वाली कंडक्टेंस को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। मतलब
जो कंडक्टेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से अराइज होगी उसको आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। और जो कंडक्टेंस आयंस की वजह से अराइज होगी उसको आप क्या कहोगे, आयनिक कंडक्टेंस। एंड जो कंडक्टेंस बोथ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज आयंस दोनों की वजह से अराइज होती है उसको क्या कहोगे आप, मिक्स्ड कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये जो मेटेलिक कंडक्टेंस है जिसको आप धात्विक चालकता कहते हो, किसकी वजह से अराइज होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से अराइज होती है, इसलिए इसको क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी अपन ने कह दिया। चार्ज कैरियर कौन होता है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक जो मेटेलिक कंडक्टेंस होती है उसमें चार्ज कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या, अरे आवेश को कौन लेके जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लेके जाते हैं। तो यहाँ पे चार्ज कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, पूरा लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे चार्ज कैरियर कौन होता है, यहाँ पे चार्ज कैरियर कौन होते हैं, आयंस होते हैं क्या, ठीक है। अरे NaCl है, NaCl को आपने थोड़े उसके टुकड़े करके उसमें इलेक्ट्रोड लगा दिया और उसमें करंट फ्लो किया, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, विद्युत अपघटन उसका हो गया। ठीक है, विद्युत अपघटन हो गया तो क्या बनेंगे, Na+ और Cl- आयंस बनेंगे। और वो आयंस करंट का फ्लो करते हैं, वहाँ पे जो करंट का फ्लो होगा वो किसकी वजह से होगा, आयंस की वजह से होगा। तो हमने कहा कि यहाँ पे चार्ज कैरियर कौन होते हैं, आयंस होते हैं, कैटायन एज वेल एज एनायन। ये आयंस कुछ भी हो सकते हैं, कैटायन एज वेल एज एनायन, कुछ भी हो सकते हैं भाई। यहाँ पे क्या कहोगे, बोलो रे, बोल भी दो। यहाँ पे चार्ज कैरियर कौन होगा, बोलो कौन होगा, बोथ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज आयंस, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज आयंस, ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो ये आपकी हो गई कंडक्टेंस 3 टाइप की, धात्विक चालकता, विद्युत अपघटनीय चालकता, मिश्रित चालकता। धात्विक चालकता का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चालकता। विद्युत अपघटनीय चालकता का दूसरा नाम क्या है, बोलो क्या है, आयनिक चालकता। और मिश्रित चालकता का दूसरा कोई नाम नहीं है। ठीक है, जो आपकी धात्विक चालकता है जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहते हो, उसमें इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक कौन होता है, उसमें आवेशवाहक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। विद्युत अपघटनीय चालकता या फिर आयनिक चालकता में आवेशवाहक कौन होते हैं, आयंस होते हैं। और मिश्रित चालकता में आवेशवाहक कौन होते हैं, बोथ, मतलब इलेक्ट्रॉन और आयंस दोनों क्या होते हैं, आवेशवाहक होते हैं। अब देखो क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत अपघटनीय चालकता और धात्विक चालकता में अंतर बताओ। ठीक है, धात्विक चालकता और विद्युत अपघटनीय चालकता में क्या बताओ, अंतर बताओ। तो वहाँ साहब बता देना कि जो धात्विक चालकता होती है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक चालकता भी कहते हैं, और जो विद्युत अपघटनीय चालकता होती है हम क्या कहते हैं, आयनिक चालकता भी कहते हैं। फिर आगे लिखोगे जो धात्विक चालकता है वो किसकी वजह से उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रॉनों की वजह से उत्पन्न होती है। इसमें लिखोगे ये किसकी वजह से उत्पन्न होती है, आयनों की वजह से उत्पन्न होती है। फिर लिख सकते हो धात्विक चालकता में कि यहाँ पे चार्ज कैरियर आवेशवाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ आवेशवाहक कौन होते हैं, विद्युत अपघटनीय चालकता में आवेशवाहक कौन होते हैं, आयंस होते हैं। अब देखो आगे, देखो अगला पॉइंट, क्या जो धात्विक चालकता है उसमें पदार्थ की मात्रा के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है क्या, कम ज़्यादा होता है क्या पदार्थ, नहीं होता। अरे धातु में उनका काम ही क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो धात्विक चालकता के ऊपर, जो धात्विक चालकता है उसके ऊपर पदार्थ का रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, अभिक्रिया के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो धात्विक चालकता होती है उसमें क्या लिखोगे, अभिक्रिया के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यहाँ देखो विद्युत अपघटनीय चालकता में रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है। जो विद्युत अपघटनीय चालकता है उसमें पदार्थ के या फिर अभिक्रिया के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखो आपने देखा है, आप जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो, विद्युत अपघटन करवाते हो NaCl को डाल के, जलीय NaCl को डाल के, तो आप क्या देखते हो, जो क्लोरीन गैस है वो तो आपको एनोड पर मिलती है, और जो सोडियम है वो कहाँ मिलता है आपको, कैथोड पर इकट्ठा हो जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। ये आपने पढ़ रहा है ना। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है कि देखो केमिकल चेंजेज आ गए, उसमें रासायनिक परिवर्तन आ गए, किसमें, अब रासायनिक अभिक्रिया में जो संगठन है उसमें परिवर्तन हो गया। ध्यान रखना, जो विद्युत अपघटन इसमें जो मॉलिक्यूल उसको अपन ब्रेक कर देते हैं। ठीक है,
जो आपका केमिकली स्पीसीज होती है उसको अपन ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, जिससे उसका रासायनिक संगठन में परिवर्तन आ जाता है। हो गया इतना। एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है लास्ट का, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव तो बताओ, ताप बढ़ाने पर चालकता के ऊपर क्या होगा? धात्विक चालकता के ऊपर तो क्या होगा, और आयनिक चालकता के ऊपर क्या होगा? बताओ रे। हाँ वेरी गुड। ये जिस चीज़ का ये आंसर है कि ताप बढ़ाने पर दोनों चालकता बढ़ती है, उनका आंसर बिल्कुल गलत है। ठीक है भाई, उनका आंसर बिल्कुल क्या है? गलत है। देखो ये जो धात्विक चालकता होती है ये किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। आप जितने ज़्यादा ताप बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा क्या करोगे? ताप बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, उतने ज़्यादा क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो सेम चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण होगा तो उस स्पीड से मूव नहीं कर पाएंगे, उस गति से नहीं चल पाएंगे जिस गति से उनको चलना चाहिए होता है। ठीक है भाई, तो होता क्या है, जो मेटेलिक कंडक्टेंस होती है उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर ये चालकता घटती है। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध बढ़ जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ मैं। वो एक मैंने बताया, देख केमिकल कंपोजिशन यहाँ पे चेंज नहीं होता। चलो लिख देता हूँ, और वो भी लिख देता हूँ, CHEMIL, केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन नॉट चेंज, नॉट चेंज। यहाँ पे क्या लिखोगे? केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, ये चेंज हो जाएगा आपका भाई। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टेंस होती है उसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। लास्ट वाला ये जो पॉइंट है ये है बड़ा भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या कहोगे आप? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस और मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज। मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज। बैठा ड्यू टू किस वजह से होता है? रिपल्सन, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। ठीक है, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे उत्पन्न हो जाएंगे, उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्सन होगा। सेम चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्सन होगा, और उस रिपल्सन की वजह से प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो चालकता घट जाएगी। आपको अच्छे से पता है इस बात का। यहाँ आ जाओ, इस वाले में आ जाओ, बोलो क्या होगा? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, देखो आगे आप पढ़ने वाले हो, यहाँ पे मोलर चालकता है, तुल्यांकी चालकता है, तो ये टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंक्रीज होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंक्रीज होती है, ध्यान रखना, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं। अब जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो केटायन भी हैं और एनायन भी, बहुत टाइप के आयन हैं, तो वहाँ पे रिपल्सन की पॉसिबिलिटी कम होती है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस increases due to increases in ions। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीजेज इन आयंस। आयंस के बढ़ने से क्या होता है?
जो आयनिक कंडक्टेंस है या जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस वो इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, ध्यान रखना। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट था दोनों के ऊपर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट था। ठीक है, वेरी गुड, आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, जिसको आप गैल्वेनिक शेल भी कहते हो, जिसको आप डेनियल शेल भी कहते हो। वो जो मैं चीज़ें हैं छोटी छोटी उनको मैं नहीं बता रहा, ठीक है, उनको मैं नहीं बता रहा। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, शेल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फिलहाल अपने को यहाँ पे दो ही टाइप के शेल पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोलाइटिक। और जब शेल अपने पास आएंगे तो हम उनको आगे स्टडी कर लेंगे। ठीक भाई, तो पहला मैं शेल आपको बताने जा रहा हूँ जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल। इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, विद्युत रासायनिक शेल। ठीक है भाई, कौन सा है, विद्युत रासायनिक शेल। डेफिनेशन बताओ इसकी, बताओ रे। द डिवाइस बाय विच chemical energy convert into electrical energy, the device by which chemical energy convert into electrical energy called electrochemical cell। ठीक है, called electrochemical cell। the device by which क्या होगा, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है भाई, वेरी गुड। ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, देखो रे, इलेक्ट्रोकेमिकल विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल बोल दिया ना, तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट यहाँ पे किया जाएगा। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक होगा वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो इसके पहले में एक बार ऑल्सो नोन है, जिसको क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल भी इसको कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं और इसी को डेनियल सेल भी कहते हैं। इसी को डेनियल सेल भी कहते हैं, वोल्टेक सेल भी कहते हैं इसको। दो साइंटिस्ट थे, डेनियल और वोल्टा, इसलिए उसके आधार पर उसको वोल्टेक सेल भी अपन कहते हैं। तो आप तो पहले फ़ोटो देखो इसकी फ़ोटो देखो, अच्छी से समझना भाई, बहुत ही अच्छी से समझना। अगर आज समझ गए ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। रटना तो किसी चीज़ को अपने को है ही नहीं, रटना किसी भी चीज़ को अपने को नहीं है। फटाफट देखते जाओ। देखो ये क्या है, मैंने एक बड़ा सारा बर्तन ले लिया जिसमें अपने क्या कर लिए, दो चैम्बर सेपरेट कर लिए, बीच में एक इन ट्रांसपेरेंट वो लगा दी, दीवार खड़ी कर दी दोनों पात्रों के बीच में, ताकि इधर का मटेरियल इधर नहीं जा पाए और इधर का मटेरियल इधर नहीं जा पाए। या फिर आप चाहो तो दो सेपरेट भी कर ले सकते हो, ऐसे मुझे कोई दिक्कत उसमें नहीं है। मैं तो एक में ही ले रहा हूँ और उसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक भाई, वेरी गुड। तो अब देखो, मैंने इसमें इलेक्ट्रोड्स लगाए, मैंने इसमें क्या लगाए, इलेक्ट्रोड्स लगाए, ये लगा दिए। यहाँ पे कोई अपने एमीटर सा लगा दिया, ठीक है, ये अपना हो गया
साल्ट ब्रिज। एक एक चीज़ों का मतलब बताऊंगा भाई, ध्यान रखना। क्या बताऊंगा? एक एक चीज़ों का मतलब बताऊंगा मैं। इधर आपने पढ़ दिया ZnSO4 का सॉल्यूशन। किसका? ZnSO4 का सॉल्यूशन पढ़ दिया, एक पर सॉल्यूशन, ध्यान रखना। आपने ऐसे भर रखा है इधर। और ये जो इलेक्ट्रोड है ये किसका लिया है आपने? जिंक का लिया है इलेक्ट्रोड, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोड है ये किसका है? ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोड किसका है? कॉपर का इलेक्ट्रोड है। और इस वाले चैम्बर में अपने क्या पढ़ दिया? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन पढ़ दिया, एक पर सॉल्यूशन, ठीक है। जिसमें क्या क्या पड़ा है? कॉपर +2 पड़ा है, SO4 2- पड़ा है। इधर क्या पड़ा है? Zn+2 पड़ा है, SO4 2- पड़ा है। अब देखो, आप में से कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अगर हम उल्टा पढ़ दें तो सब कुछ आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। सब कुछ, चिंता आप बिल्कुल भी नहीं करें, ठीक है। उल्टा भर भी सकते हैं कि नहीं भर सकते, वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, वो सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक भाई। ये लो, इतना बना दो। आप चाहो तो भर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत उसमें नहीं है, आपकी मर्जी, आप उसको भर सकते हो, ठीक है भाई। अब ये मैंने इधर क्यों दिखाया वो भी मैं बता दूंगा आपको। फिलहाल चाहो तो मिटा सकते हो आप इसको। अब यहाँ पे IUPAC का आपने सुना होगा, नाम सुना होगा, ठीक है। शेल नोटेशन, शेल नोटेशन किसने दिया था? अकॉर्डिंग टू IUPAC फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। IUPAC ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए क्या कहा वो सुनो। IUPAC ने कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल के सेल के लिए आप एलोन यूज करोगे। क्या यूज करोगे? एलोन। कुछ लोग इसको लोन भी बोलते हैं, LOAN, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं? एलोन बोलते हैं। अपनी मर्जी, कुछ भी बोलो रे, ठीक है, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। देखो भाई, A for एनोड, L for लेफ्ट साइड, O for ऑक्सीडेशन, N for नेगेटिव चार्ज। ध्यान रखना, ये क्या कहा है? IUPAC ने ये नोटेशन ऐसा दिया है। एलोन, एनोड, लेफ्ट साइड, ऑक्सीडेशन, नेगेटिव चार्ज। अगर आप बात करते हो किसकी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, ठीक है। फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक बार लिख देता हूँ मैं, फिर मिटा दूंगा। फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या कहा? IUPAC ने कह दिया आप वहाँ पे एलोप यूज़ करो। पहले एलोन था, अब एलोप। A for एप्पल, L for लायन, O for ऑक्सीजन, P for पपीता, है ना? हाँ सर, ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल। देखो, A for एनोड, L for लेफ्ट साइड, O for ऑक्सीडेशन और P for पॉजिटिव चार्ज। एज इट इज़, कुछ भी नहीं है, बस केवल चेंज है N और P का। एलोन, एलोप, एलोन, एलोप। A for एनोड, L for लेफ्ट साइड, O for ऑक्सीडेशन। कहने का मतलब देखो, ये तीनों कॉमन है कि दोनों में? ALO दोनों में कॉमन है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसके अलावा कोई अंतर दोनों में नहीं है, ध्यान रखना। कोई सा भी सेल हो, सुनना ध्यान से, कोई सा भी सेल हो, सेल चाहे कोई सा भी हो, एनोड हमेशा लेफ्ट साइड ही आएगा, ध्यान रखना। सेल चाहे कोई सा भी हो, एनोड हमेशा लेफ्ट साइड ही आएगा। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन की क्रिया ही होगी। ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लेना। सेल चाहे कोई सा ही हो, इलेक्ट्रोकेमिकल हो, इलेक्ट्रोलाइटिक हो, कोई सा भी हो, एनोड हमेशा लेफ्ट साइड ही आएगा। और एनोड पे हमेशा कौन सी क्रिया होगी? एनोड पे हमेशा कौन सी रासायनिक क्रिया होगी? ऑक्सीडेशन ही होगी। अपोजिट जो बच गई वो किस पे हो जाएगी? कैथोड पे हो जाएगी, ठीक है, सीधी सी बात है। तो अपने को क्या पढ़ना है?
अपने को पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एलोन। तो अब नोटेशन कर देते हैं अपन। ये आपका इलेक्ट्रोड किसका है, एनोड है ये आपका, ठीक है। लेफ्ट साइड है कि देखो ये रहा, ये मेरा बायां हाथ, आपकी तरफ बायां हाथ है, तो ये क्या है, एनोड है। तो ये क्या हो जाएगा, कैथोड। अब घबराना मत, इनको हिंदी में भी एनोड ही कहते हैं और कैथोड ही कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी एनोड कैथोड कहते हैं, हिंदी में भी इनको एनोड कैथोड ही कहते हैं। अब देखो ये तो लेफ्ट साइड तो हो गया एनोड। अब जब इसकी रासायनिक अभिक्रिया की बात कर लेंगे तब कर लेंगे ऑक्सीडेशन की बात। चार्ज देखो, इस पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, तो ध्यान रखना येलो, इस पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। तो इधर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। हमने क्या किया, एक बड़ा सा बर्तन लिया जिसमें 2 चैम्बर होते हैं, बीच में एक सेपरेटिंग वॉल होती है जो दोनों चैम्बर को सेपरेट करती है, अलग अलग करती है। एक चैम्बर में अपन ने जिंक सल्फेट का जलीय विलयन भरा और उसमें जिंक का एनोड लगा दिया। दूसरे जो चैम्बर था उसमें हमने कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन भरा और उसमें कॉपर का कैथोड लगा दिया और दोनों को एक एमीटर से, ठीक है, दोनों को एक एमीटर से जोड़ दिया। और दोनों जो सॉल्यूशन थे, दोनों जो चैम्बर थे, उनके बीच में एक यू आकार की, उल्टे यू आकार की, एक उल्टे यू आकार की नली लगा दी, कांच की नली लगा दी, ठीक है, जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भर दिए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट अपन ने भर दिए। ये क्या होते हैं, जैसे KCl हो गया आपका, KNO3 हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, वो अपन ने इसमें भर दिए हैं। और भी इसमें इधर दोनों तरफ क्या लगा दी, रुई की डाट लगा दी। क्या लगा दी, रुई की डाट लगा दी। या फिर अपने कोई जेल, आपने सुना होगा एगार एगार जेल, सुना है ना, एगार एगार जेल, वो भी अपन इसमें भर देते हैं इन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के साथ। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट समझते हो ना, अक्रिय विद्युत अपकट्ठे, अक्रिय विद्युत अपकट्ठे इसमें भर देते हैं। और इस उल्टे यू आकार की नली को क्या कहते हो, लवण सेतु। क्या कहते हो, लवण सेतु, साल्ट ब्रिज, क्या कहते हो, लवण सेतु। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है रे, चिंता ही मत करो, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये मान लो आप। तो नेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लवण सेतु का कार्य क्या होता है। अभी एक दो साल पहले पूछा गया है कि लवण सेतु का कार्य क्या होता है। 4 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखो भाई, अभी समझेंगे हम, सब कुछ समझेंगे, ठीक है। अब देखो, आप तो इसके केमिकल रिएक्शन देखनी है अपने को, तो है ना। तो ये देखो, आप इधर आ जाओ एक बार। सबसे पहला सेल रिएक्शन, अपने हेडिंग क्या है, सेल रिएक्शन। पहला एट एनोड, पहले रिएक्शन कहाँ देखनी है अपने को, तो एनोड पे देखनी है, एट एनोड। अब बताओ एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, बताओ रे, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है क्या, ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जब भी आप किसी कोई भी सेल की रिएक्शन लिखोगे ना, तो जैसे मैं बता रहा हूँ ना, वैसा आप नोटेशन लिखते जाना, कभी भी भूलोगे नहीं, ठीक है। एट एनोड क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो हम अपनी सुविधा के लिए क्या कर लेते हैं, हम अपनी सुविधा के लिए क्या कर लेते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। जो भी आपको मिलता है उसको आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एट एनोड क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो अपन ने इसको लिख दिया। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना, या फिर हाइड्रोजन का निकलना, ये सब क्या है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण है, ठीक है। अब ना तो यहाँ पे कोई ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ना ही कोई हाइड्रोजन निकल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। केवल यहाँ पे सारा खेल किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, किसका होगा ऑक्सीडेशन, अभी चलो देखो, वो भी देखो आप, किसका ऑक्सीडेशन होगा। अब आपके पास इस सॉल्यूशन में देखो, एक तो जिंक है, एक तो क्या है, जिंक है जो कि सॉलिड है, जिसकी रोड बनी हुई है, जिंक का जो इलेक्ट्रोड बना हुआ है वो है। दूसरा, इस विलियन में Zn+2 है, एक Zn+2 है, और एक क्या है, SO4 2-। ये 3 स्पीसीज है, ये क्या है, 3 स्पीसीज है। अपने को क्या करवाना है, ऑक्सीकरण करवाना है। ऑक्सीकरण किसका होगा हमें नहीं पता। अगर एक ही स्पीसीज होती तो हम आराम से क्या करवा देते, ऑक्सीकरण करवा देते, लेकिन हमारे पास तो 3 स्पीसीज आ गई, Zn, Zn+2, SO4 2-। तो इनमें से किसका ऑक्सीकरण होगा हमें नहीं पता। तो ये कहा जाता है जनरली
कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसका ऑक्सीकरण पहले होता है, एंड जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसका रिडक्शन पहले होता है। तो ये चीज़ मैं आपको इधर लिख देता हूँ अपनी लैंग्वेज में, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसका ऑक्सीडेशन पहले होता है, उसका ऑक्सीडेशन पहले होता है, एंड जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसका रिडक्शन पहले होता है। कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि जिसका ऑक्सीकरण विभव ज़्यादा होगा, जिसका ऑक्सीकरण विभव ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीकरण पहले होगा, और जिसका अपचयन विभव ज़्यादा होगा उसका अपचयन पहले होगा। अब आप कहोगे सर ये ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव क्या है, मैं अभी वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आपको ये लाइन ज़िंदगी में याद रखनी है, हमेशा काम में आएगी। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन पहले होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका रिडक्शन पहले होगा। ठीक है भाई। अब एक बात और ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। मतलब दोनों के मान तो क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन दोनों के चिन्ह क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो आप एक चीज़ और लिख लेना, बस आगे इनको दोबारा से मैं बता दूंगा, लेकिन फिर भी आप लिख लेना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल are equal in magnitude but opposite in sign। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के मान तो क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन चिन्ह क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। मान लो जिंक का जो ऑक्सीकरण विभव है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो -0.76 वोल्ट है, -0.76 वोल्ट है। ये क्या है, उसका ऑक्सीकरण विभव है। अगर आपको जिंक का अपचयन विभव पूछ ले, ऐसा मैंने मानना है, ध्यान रखना, अगर जिंक का आपको अपचयन विभव पूछ ले तो क्या हो जाएगा, +0.76 वोल्ट हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, उसका जो अपचयन विभव होता है जिंक का वो -0.76 होता है, तो उसका ऑक्सीकरण विभव कितना हो जाएगा, +0.76 वोल्ट हो जाएगा। ध्यान रखना। तो मैंने क्या कहा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ठीक है, तो ये हो गए। अब आओ इधर आ जाओ, हमने क्या कहा कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन पहले होगा। अब हमें क्या पता कि किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो मैं बता देता हूँ। देखो भाई, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, यहाँ लिख देता हूँ। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का निकलना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अपचयन, जिसको आप क्या कहते हो, रिडक्शन कहते हो, उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऊपर वाला है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, नीचे वाला है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एडिशनल चीज़ें आप इनको याद रख लोगे फिलहाल। वैसे तो ऑक्सीडेशन का मतलब बहुत होता है, अभी मैंने बता दिया। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन को बाद में, पहले या तो क्या आप ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन निकल जाए, या फिर आप कह सकते हो अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, रिमूव हो रहा है, तो वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन में क्या कहोगे, या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए और ऑक्सीजन निकल जाए, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, तो वो भी क्या है, आपका रिडक्शन है। तो यहाँ पे सारा खेल किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, तो हम वो लिखेंगे। ठीक है, अब देखो आपको ऑक्सीडेशन के लिए 3 स्पीसीज़ गिवन है। इस चैप्टर में 3 स्पीसीज़ है। एक तो जिंक है जो कि सॉलिड है, रोड जिसके रोड इलेक्ट्रोड बना हुआ है, दूसरा जिंक Zn+2 है, और एक है SO4 2-। तो ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। क्या Zn+2
जो है वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या? दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इसके पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। देखो इसके पास पहले से 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये जो Zn+2 है ये आपका इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। आया समझ में? और आपको शुद्ध अगले में बता देता हूँ कि SO4 का भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो किसका होगा? केवल जिंक का होगा। ठीक है, तो होगा क्या? ये तो मैंने वैसे बताया आपको कि कौन कौन सी स्पीसीज अपने पास थी और किसका ऑक्सीडेशन होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप कंफ्यूज होके SO4 का भी ऑक्सीडेशन करवा दोगे। जब आपने वो एक कभी पढ़िए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी होगी 11वीं 12वीं के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दोनों में चलती है, 11वीं और 12वीं दोनों में चलती है। आप पढ़ते हो ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें आपके सारे मान मानक अपचन में गिवन होते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में सारे मान गिवन होते हैं। ठीक है, उस वाली सीरीज से अपने को पता है कि किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है? जिंक का। किससे? SO4 से तो बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिंक का होगा। SO4 का नहीं होगा। हाँ, इसका हो सकता था लेकिन नहीं होगा। ठीक है, किसका होगा? जिंक का होगा। कैसे होगा? जिंक था। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीडेशन हुआ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिंक की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो ये कन्वर्ट हो गया Zn+2 में। और क्या कर दिए? 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। ये जिंक था, ये आपका सॉलिड था, और ये जिंक अब एक्वस आयन में कन्वर्ट हो गया। ये पहले जिंक था, सॉलिड था, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए Zn+2 बन गया। और Zn+2 तो कहाँ है? एक्वस में, जलीय माध्यम में, तो ये वहाँ आ गया। ठीक है भाई, वेरी गुड। अब देखो वो क्या रहा है, जो जिंक की रोड है, जो जिंक की रोड है वहाँ से Zn+2, वहाँ से Zn+2 तो कहाँ गिर रहा है? सॉल्यूशन में गिर रहा है। और जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल रहा है, वह जिंक था। जिंक किस में जा रहा है? Zn+2 में। और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं उस साइड में, ध्यान रखना। तो आप देखो जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, एनोड पे रिएक्शन होती जाएगी। कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा? तो आप ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन जैसे जैसे हो रहा है, क्या ये जो एनोड है ये डिकम्पोज हो रहा है क्या? टूट रहा है क्या धीरे धीरे? ठीक है, तो जैसे जैसे टूटेगा ये पतला हो जाएगा कि टाइम के साथ। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? आप यहाँ पे लिख सकते हो थिन एज पर टाइम। ध्यान रखना भाई, जो आपका एनोड है वो समय के साथ पतला होता जाता है। ध्यान रखना, एनोड समय के साथ क्या होता जाता है? पतला होता जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो दोनों आपके चैम्बर हैं उनमें इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी बैलेंस होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी क्या होती है? बैलेंस होती है दोनों तरफ, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज बैलेंस होना चाहिए, ऐसा होता है। अब आपने क्या देखा कि पहले जो सॉल्यूशन था इस तरफ, उसमें जितने Zn+2 थे उतने ही क्या थे? SO4 थे। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, उसके फलस्वरूप क्या हो रहा है कि इधर से Zn+2 आके सॉल्यूशन में गिरता जा रहा है। इसका मतलब इस सॉल्यूशन में अब किसकी मात्रा बढ़ गई? Zn+2 की मात्रा बढ़ गई, मतलब केटायन की चार्ज, जो केटायन है उनकी संख्या बढ़ गई, तो Nn की संख्या क्या हो गई? घट गई। इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी थी वो क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई। यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई। पहले आपका बिल्कुल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल था ये, लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन में और Zn+2 आके मिलते जा रहे हैं, अब यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई। तो उस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए इस साल्ट ब्रिज में से कौन आएगा ताकि इसकी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी बनी रहे? तो देखो एक्सेस किसकी हुई है? इधर मात्रा किसकी बढ़ी है? केटायन की मात्रा बढ़ी है। Zn+2 की मात्रा बढ़ी है ना, तो किसकी घट गई? Nn की मात्रा घट गई। तो जितना केटायन बढ़ है ना, उतना ही इधर से क्या आएगा? Anion आएगा। तो इस साइड में साल्ट ब्रिज में से इस साइड में क्या आएगा? आपको Anion मिलेगा, जिससे फिर से ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये रिएक्शन इधर चलती रहेगी, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे, और Zn+2 नीचे गिरता रहेगा, इधर से Anion आता रहेगा, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। और ये जो आपका Zn है, जिसका आपने इलेक्ट्रोड लिया है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड टाइम के साथ क्या होता जाता है? पतला होता जाता है। आपको पता है क्यों? ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप जिंक यहाँ से जड़ता जाता है, टूटता जाता है। आगे चलो, एट कैथोड, दूसरी रिएक्शन, पहली रिएक्शन खत्म हो गई है, दूसरी आ गई एट कैथोड। अब बोलो कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है?
रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। रिडक्शन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ठीक है भाई, आओ इस वाले चैम्बर को देखो, कैथोड वाले में कौन कौन है? एक तो है कॉपर का सॉलिड इलेक्ट्रोड, ये रहा। एक है आपके पास विलियन में कॉपर +2 और एक है आपका SO4 2-। ये 3 स्पीसीज है अपने पास। अब अपने को पढ़ना है, अपन पढ़ रहे हैं अपचैन। अपचैन मतलब रिडक्शन। किसका होगा? रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। अब इन तीनों में से किसके पास इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा? जिसके पास कमी होगी उसके पास, या जिसके पास अधिकता होगी उसके पास? बिल्कुल सही है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसी के पास इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। तो इसके पास तो बिल्कुल नहीं जुड़ सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता? इसके पास तो पहले ही देखो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हैं? ज़्यादा हैं। नेगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पे केमिस्ट्री में उल्टा होता है, नेगेटिव चार्ज का मतलब अधिकता होती है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, ये कॉपर देखो, इसके पास ना तो ज़्यादा है ना ये कम है, ये उदासीन है। और ये वाला कॉपर देखो, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो पहले कौन इलेक्ट्रॉन लेगा? कॉपर +2। इसका मतलब इसका भी क्या नहीं होगा? रिडक्शन नहीं होगा। किसका होगा? केवल कॉपर +2 का होगा। तो ये कॉपर +2 था, और कॉपर +2 कहाँ था? एक्वस मीडियम में, इस जलीय मीडियम में पड़ा था, ये पड़ा। इधर से क्या आ रहे हैं? इधर से क्या आ रहे हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आपने उधर से निकाले थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं? इधर से आ रहे हैं। ठीक है भाई, आ रहे हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन आपके इधर से आ रहे हैं। अब ये कॉपर +2 था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए यहाँ से, और किस में कन्वर्ट हो गया? ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया। ये जो सॉलिड कॉपर बना, ये इस कॉपर के ऊपर इकट्ठा होने लग गया। क्या होने लग गया? इस कॉपर के ऊपर इकट्ठा होने लग गया। तो देखो, ये कॉपर +2 था, उधर से 2 इलेक्ट्रॉन आए, उनको इसने ग्रहण किया और किस में कन्वर्ट हो गया? ये कॉपर में। और कॉपर क्या है? यहाँ पे सॉलिड है, जो रोड जिसकी आपने इलेक्ट्रोड बनाया वो है। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन खत्म हो गई। अब देखो, ये जो आपका इलेक्ट्रोड है, कैथोड है, ये जैसे 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 टाइम होता जा रहा है, यहाँ पे रिडक्शन होता जा रहा है। इस सॉल्यूशन से कॉपर +2 आएगा और इलेक्ट्रोड पे चिपका जाएगा। सॉल्यूशन से कॉपर +2 आएगा, इलेक्ट्रोड पे चिपकता जाएगा। तो टाइम के साथ कैथोड क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। कैथोड क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो थिक एज पर टाइम। थिक एज पर टाइम, समय के साथ क्या हो रहा है? ये मोटा हो रहा है। ये क्या हो रहा है? थिन एज पर टाइम, ये समय के साथ पतला हो रहा है, वो समय के साथ क्या हो रहा है? मोटा हो रहा है। अब फिर देखो, फिर से सॉल्यूशन से कॉपर +2 उठ के कहाँ जा रहे हैं? इलेक्ट्रोड के ऊपर जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन में किसकी कमी हो जाएगी? अब कैटायन की कमी हो जाएगी। क्या? अरे सॉल्यूशन से कैटायन, जो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज है, वो उठ के तो चली गई। अब इसमें से कौन बचा? SO4 2- ही बचा। तो इस सॉल्यूशन की जो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी है वो इम्बैलेंस हो गई। ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? कुछ नहीं करना अपने को। तो इस साल्ट ब्रिज में से अपने आप ही, बोलो क्या आएंगे? कैटायन आएंगे। इस बार कौन आएंगे? कैटायन आएंगे। इधर कौन आ रहे थे? एनायन। इधर कौन आएंगे? कैटायन। क्योंकि इधर कैटायन की कमी हो गई, इसलिए अब इसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बनाने के लिए इधर से कौन आएंगे? कैटायन आएंगे। अब अपने एक चीज़ देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, वो एनोड से कैथोड की ओर हो रहा है। सही है कि? बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की ओर हो रहा है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर से किधर हो रहा है? एनोड टू कैथोड हो रहा है। ठीक है। अब करंट फ्लो, तो देखो, आपको अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि जो करंट का फ्लो होता है उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के। ठीक है, तो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ध्यान रखना भाई, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। पता होना चाहिए आपको कि जो करंट का फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन के जस्ट क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या कहोगे आप? करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है? कैथोड टू एनोड। कैथोड टू एनोड फ्लो कर रहा है कौन? आपका करंट। समझ में आ गया? तो इसलिए मैंने इसका जो विक्षेप है वो इस डायरेक्शन में दिखाया है कि आपका जो करंट है वो ऐसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसलिए इसको मैंने ऐसे दिखाया सुई को। आप चाहो बिल्कुल सीधी भी खड़ा कर सकते हो, किधर भी नहीं, देखो मुझे कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको इतना समझ में आ गया।
अब हम एक बार नेट सेल रिएक्शन लिख देते हैं, उसके बाद में साल्ट ब्रिज के फंक्शन पढ़ लेते हैं, फिर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब पढ़नी है अपने को नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन, ठीक है, नेट सेल रिएक्शन, कुल सेल अभिक्रिया। उसके लिए क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने तो दोनों को जोड़ दिया। हमने तो क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। जो बाईं तरफ हैं उनको बाईं तरफ लिख दिया, जो दाईं तरफ है उनको दाईं तरफ लिख दिया। लेफ्ट साइड कौन कौन है, कौन कौन है, एक तो है आपका जिंक, कैसा है, सॉलिड है, ठीक है, प्लस इधर तो एक ही था, इधर देखो एक है कॉपर +2, कॉपर +2 ये कैसा है, एक्वस है। और इधर कौन है, 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं। उधर आ जाओ, उधर कौन है, Zn+2 ये कैसा है, एक्वस है। दूसरा कॉपर वो कैसा, सॉलिड, प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन मार दो, और कोई कुछ कट नहीं रहा। तो ये आपकी आ गई नेट सेल रिएक्शन, Zn सॉलिड प्लस कॉपर +2। आगे बढ़े आप तो ये कन्वर्ट हो गया Zn+2 प्लस का कॉपर। अब ध्यान रखना भाई, जिनके नीचे सॉलिड और एक्वस नहीं लिखा होता ना, तो आप समझ जाया करो कि जिसके ऊपर भी चार्ज है ना, +2 +1 जो भी, वो तो क्या है, एक्वस स्पीसीज़ है, और जिनके ऊपर चार्ज कोई नहीं है वो क्या है, सॉलिड स्पीसीज़ है। ठीक है, तो ये आपकी नेट सेल रिएक्शन हो गई। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन पोटेंशियल था वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे E0 अपने को कैलकुलेट करना है। क्या करना है, E0 अपने को कैलकुलेट करना है। आगे पढ़ेंगे, जब नॉन-स्टिक इक्वेशन अपन पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे। फिलहाल देखो आप ये मुझे बताओ कि जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपने लिखा E0 ऑफ Zn/Zn+2 लिख दिया गया। जो जिसमें कन्वर्ट हो रहा है उसको वैसे ही लिख दिया करो, E0 Zn2